हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। और आज हम 1.5 अंक वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यानी 1.5 अंक का जो प्रश्न आएगा, आपका भाग 6 है ना, खंड 6 आएगा ना पेपर में, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें। देखो पहले खंड में तो 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, उसमें 1.5 के आएंगे, 8 नंबर के, यानी 16 छोटे क्वेश्चन आएंगे। फिर भाग ब है, उसमें 4 से लेकर के 13 तक के 3 एंड 4 के आएंगे, 3/4 के आएंगे। और उसके बाद सेकंड है ना, उसमें आएंगे 14 15 16, 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन यानी और में आएंगे तीनों क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे 6 सॉरी 6 में से जो आपको अच्छे से आते हों वो आपको करने हैं। और आखिरी जो खंड द बचता है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 17 और 18 का, उसमें भी 4 दिखेंगे आपको। दोनों क्वेश्चन और में आएंगे, तो 4 में से जो आपको अच्छे से है वो करने हैं। तो खंड द में जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कल की डेट में या आज। और आज मैंने आपके जो 8 लेसन हैं उसमें से 3 4 और 8 3 चैप्टर हैं, उसमें से 1.5 यानी 1.5 अंक का आएगा। तो अभी इस वीडियो में एक ही चैप्टर जो मुगल शैली चैप्टर है उसी के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। और नेक्स्ट शाम तक 4 और 8 के चैप्टर में से उन दोनों का एक साथ में बना दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा न हो। ठीक है। और मेरे भी जो नोट्स वगैरह थी सारे मैंने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे, 150 बच्चे हैं आर्ट में हमारी संस्था में। तो कुछ है बच्चे ऐसे होते हैं कारणवश जो पूरे साल नहीं आ पाए, तो मैंने मेरे नोट्स उनको दे दिए हैं। तो मैं फिर से ये सारी चीज़ें हैं वो मैं बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं एक इसका पार्ट 1.5 अंक वाले क्वेश्चन का पार्ट है वो शाम तक आपको नाइट तक मिल जाएगा, 9-10 बजे तक। ठीक है, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि लास्ट ईयर बच्चों इसमें से क्या पूछ लिया गया था, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान में रखा करो, क्योंकि लास्ट ईयर जो पूछा है वो नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा रिपीट होने के चांस कम रहते हैं। वैसे देखो, ये नहीं कह सकते भाई एग्जामिनर की साइकोलॉजी है या कोई क्वेश्चन भूलवश भी रिपीट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से जो मेन जो है ना, वो दोनों ही क्वेश्चन मेन पूछ लिए हैं, एक तो अकबर का और एक जहांगीर। जहांगीर और अकबर की जो मुगलकालीन चित्रकला है वो सबसे ज़्यादा खास है इस चैप्टर में। बाकी तो देखो, जैसे बाबर का पूछ लेंगे तो वो मैंने मुगल कला का विकास है उसमें दे दिया है। तो उससे पहले, क्योंकि बाबर का तो थोड़ा ही था, 1526 में आया, 1530 में मृत्यु होगी, मात्र 4 वर्ष का ही कार्यकाल था। तो बाबर के समय के चित्रों का उल्लेख ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नया नया साम्राज्य स्थापित करने में अपना ध्यान उन्होंने उधर लगाया था। लेकिन फिर भी उनकी कला में रुचि थी, ऐसा उनकी आत्मकथा बताती है। उनकी आत्मकथा तुझ के बाबरी, जिसमें उन्होंने बेजाद और शाह मुजफ्फर जैसे 2 कलाकारों का उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं आपको कि एक तो अकबर के बारे में पूछ रहा है, अकबरकालीन मुगल कला पर विस्तार से लिखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान से सुनना। और एक जहांगीरकालीन कला के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी दोनों शासकों की कला के बारे में विस्तार से पूछ लिया। हो सकता है इस बार इनकी विशेषताएं पूछे। तो विशेषताओं में तो देखो, इस वीडियो में मैंने सांझाकालीन चित्रों की विशेषताएं मेंशन की। तो विशेषताएं तो लगभग वैसी ही होती हैं, कोई 1-2 पॉइंट इधर उधर होता है वो आप कर ही दोगे। जैसे सांझा वाले में स्थापत्य कला का आएगा, यूरोपीय कला का आएगा। इनके समय में स्थापत्य कला, चित्रकला पर कम ध्यान दिया था इन्होंने। चित्रकारों का सम्मान तो इन्होंने किया था, प्रोत्साहन तो किया था, लेकिन चित्रकला की बजाय सांझा ने और स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उसका ताजमहल उदाहरण आप जानते ही हो। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर 3 के क्वेश्चन है ये। और पहला है, हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित किए गए 2 प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए और उनकी उत्कृष्ट कृतियों पर विस्तार से विवेक चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, बुक में पीछे क्वेश्चन दे रखा है उसमें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बुक के पीछे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित किए गए 2 प्रमुख कलाकारों के नाम। तो मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब देखो, ये चीज़ पूछते ही आपके दिमाग में सारी थ्योरी आ जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि हुमायूं कालीन कला के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो 1530 में हुमायूं राजगद्दी पे बैठा था। उसमें हुमायूं के समय एक फेज ऐसा आया था, आपको पता ही है, आपने पढ़ा है, कि हुमायूं को और राज्य से निष्कासित कर दिया था। शेर शाह सूरी ने उनको निकाल दिया था। शेर शाह सूरी जानते हो, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो जब इनको निष्कासित कर दिया तो ये गए थे, फारस का एक शासक था शाह तमास नाम का, और उसके शाह तमास भी लिखा होता है, शाह तहमास भी आता है कई बार। ठीक है, तो शाह तमास की यहाँ शरण ली थी। ठीक है, हुमायूं वहाँ रहा था। तो वहाँ जब ये
रहा तो उसने वहाँ की चित्रकारी देखी, तो वहाँ पर ये जो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दो कलाकार हैं, इनका जो आर्ट वर्क है वो हुमायूं को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर काफ़ी समय ये वहाँ रहा, फिर इसने 7 मास की सहायता से अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया था, पता ही है आपको। देखो साथ साथ हुमायूं कालीन कला, हुमायूं के बारे में जो मुगल चित्रशैली चैप्टर में दिया है वो चीज़ें भी सारी क्लियर हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो शाह तमाश की सहायता से उसने और खोया हुआ साम्राज्य ने प्राप्त कर लिया था। 1545 पर इसने काबुल पर फिर से इसने अधिकार कर लिया था। ये फिर से भारत में एंटर हो गया था। तब ये भारत आने लगा तो इसने मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दो ईरानी आर्टिस्ट हैं, इनको कहा था कि आप आइए और मेरे साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप मेरे साम्राज्य में एक चित्रकला स्थापित कीजिए, एक स्टूडियो स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कौन से कलाकारों को हुमायूं ने अपने साम्राज्य में स्टूडियो स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। तो किसी प्रकार से भी पूछे, लेकिन ये अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, ठीक है। इन दोनों कलाकारों के नाम आ गए। अब इस प्रश्न में पूछा क्या है कि इन दोनों कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियों पर विस्तार से विवेचना करनी है, यानी कौन सी श्रेष्ठ कृति, कौन सी श्रेष्ठ पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो इन दोनों कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियां हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली हमजानामा है। अब हमजानामा है ना, इसमें इन दोनों आर्टिस्ट का और मिलकर के काम किया हुआ है। हमजानामा इन दोनों की है, इन दोनों का सामूहिक योगदान है इसमें, ये ध्यान रखोगे। तो ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा का इतिहास है इस कहानी में। इसमें से काफ़ी छोटे क्वेश्चन है, देखो पूछ लिया जाएगा कि इस हमजानामा में कितने चित्र थे, 1400 चित्र थे। इसको पूरा करने में करीब समय कितना लगा था, 15 वर्ष का लगा था। इसकी कार्य करने की तिथि क्या है, 1567 से 1582 है। और इसे मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी के पर्यवेक्षण में या देख रेख में इसको पूरा किया गया था। इन दोनों का सामूहिक कार्य है ये। हमजानामा एक साहसिक वीर योद्धा की कहानी है, ठीक है। इसका चित्रण हुमायूं ने करवाया। शुरू किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। क्यों, बालक अकबर के चरित्र निर्माण के लिए। और इसको पूरा किसने करवाया था, क्योंकि हुमायूं की तो मृत्यु हो गई थी और ये लंबा प्रोजेक्ट था। करीब इसमें 15 वर्ष लगे थे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इनको, तो इसको पूर्ण करवाया था अकबर ने। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए हैं। हमजानामा का चित्रण हुमायूं ने क्यों करवाया, तो आप बता दोगे बालक अकबर, क्योंकि उस समय अकबर है वो छोटा था। बालक अकबर का चरित्र निर्माण करने के लिए ये चाहते थे कि हमजानामा में जो साहसिक वीर योद्धा है उसकी कहानी को देख करके और अकबर है ना वो ऐसा का ऐसा वीर योद्धा बने। क्योंकि अकबर को आपको पता ही है डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है बच्चों, जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता अच्छे से। तो अकबर है वो किस रोग से या किस विकार से पीड़ित था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अकबर है ना वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। इसलिए हुमायूं ने इस हमजानामा जो वीर योद्धा की एक कहानी थी उसको चित्रित करवाया कि बच्चा चित्र से अच्छे से समझ जाएगा इस वीर पुरुष की, ये पढ़ नहीं सकता। पढ़वा के भी अपने दरबार में दरबारियों से पढ़वा के भी सुनाता था ये अकबर को, लेकिन उसने चित्रित ही करवा दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। एक बार ये पूछा था प्रश्न में कि हमजानामा का चित्रण किन शासकों ने करवाया, ध्यान देना यहाँ पे शासकों पूछ लिया तो किसका नाम आना चाहिए था। किसी ने हुमायूं लिख दिया, किसी ने अकबर लिख दिया, किसी ने हुमायूं अकबर दोनों, तो हुमायूं अकबर दोनों लिखा वो सही हुआ शासकों ने, क्योंकि योगदान दोनों शासकों का है। हुमायूं ने शुरू करवाया, अकबर ने पूरा करवाया, ठीक है। अब देखिए तूतीनामा एक और प्रोजेक्ट है जो पूरा किसने किया था, मैं अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसका, क्योंकि इन पेंटिंग्स का, इन कृतियों का वर्णन पूछ रखा है, तो तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ होता है एक तोते की दास्तां, एक तोते की कहानी, एक तोते के द्वारा सुनाई गई कहानी। तूतीनामा को अकबर के आदेश पर चित्रकार अब्दुल समद ने तैयार किया था। यहाँ छोटा क्वेश्चन, अब्दुल समद ने तैयार किया था, अकबर ने इसको तैयार करवाया था। इसमें लगभग 250 लघु चित्र हैं। तूतीनामा में कितने लघु चित्र हैं, 250 लघु चित्र हैं। तूतीनामा एक तोते द्वारा रात दर रात लगातार 52 रातों तक सुनाई गई एक साहसिक कहानी है, ठीक है। फिल ब्लैंक में दे दे कि रात दर रात लगातार खालिस्तान रातों तक सुनाई गई साहसिक कहानी, तो 52 रात याद रखना। 52 नाइट से इसको कहानी सुनाई थी। इसमें तोता क्या करता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाता है तथा अपनी मालकिन को मालिक की अनुपस्थिति में व्यभिचार करने से रोकता है, गलत काम करने से रोकता है। मालिक जब बाहर गया हुआ है तो उसके बाहर जाने के बाद तो वो क्या करता है, जब भी वो उसकी मालकिन है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाने वाली होती है, घर से निकलने वाली होती है, तो जो वफादार तोता है वो एक नई और आकर्षक कहानी सुनाने लग जाता है और उसकी मालकिन है वो रुक जाती है। तो तूतीनामा एक तोते की दास्तां है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ अगर इसका पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे तोते की दास्तां। और
किसने चित्रित करवाया? अकबर ने। किस चित्रकार ने? अब्दुसम्मद ने तैयार किया। अब्दुसम्मद सिराजी इनका पूरा नाम था, क्योंकि ये सिराज एक कला केंद्र था ईरान का, वहाँ के रहने वाले थे ये। लगभग 250 लघु चित्र हैं। फिर इसकी कहानी ये है, मैंने बता दी कि 52 रात तक लगातार अपने मालिक की अनुपस्थिति में जो मालकिन व्यभिचार करती है, गलत कदम उठाती है, तो वो रोकने के लिए उनको एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुन करके और मालकिन है वो रुक जाती है। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं, मुगलों के भारत आगमन एवं चित्रकला की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो थोड़ा मोटा मोटा मैंने यहाँ पे लिखा है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या रखोगे? 100 वर्डिंग रखोगे, 150 वर्डिंग रखोगे, ठीक है। तो देखिए, मुगल, भारत में मुगल आगमन, ठीक है, मुगल कला आगमन भी लिख सकते। भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 में। छोटा क्वेश्चन बन रहा है, सारे छोटे क्वेश्चन इस तरह के मैंने मेरे चैनल पे डाल रखे हैं मुगल शैली वाले चैप्टर के। 3 क्वेश्चन इसमें से 1.5 के आएंगे बच्चों, देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें 1.5 का, 3 नंबर का चैप्टर है ये पूरा, ठीक है। बाबर पानीपत के युद्ध में, युद्ध पूछ लेना, बैटल कौन सा था? पानीपत का था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ये भी पूछ लेंगे किस शासक को? तो इब्राहिम लोदी को, ठीक है। दिल्ली का शासक बन गया था। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है। प्रश्न ये भी बनता है, भारत में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर को। फिर देखिए, बाबर तैमूर की 5वीं पीढ़ी में अपने पितृपक्ष की, अपना जो पिहर पिता का जो गांव है उधर से तैमूर की 5वीं पीढ़ी में मंगोल योद्धा चंगेज खां और मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में जन्मा था, इसलिए इस वंशज को मुगल वंश कहा गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लोगे, मुगल वंश क्यों कहा गया, दोनों वंशों के कॉम्बिनेशन से ये वंश बना था, ठीक है। मुगल शासक बाबर बहुत कम समय के लिए शासन कर सका, क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं ने राज्यभार संभाला। यही से कला का विकास प्रारंभ हुआ, जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक विकसित हुआ था। यहाँ मैंने ये लिखा नहीं है। औरंगजेब के समय में कला में क्या हो गया था? गिरावट आ गई थी। उसने अपने धर्म के विरुद्ध कला को घोषित कर दिया था। सफेदी कहते हैं कि उसने जो पूर्वजों के बनाए पेंटिंग्स वगैरह उन पर सफेदी पुतवा दी थी, ठीक है। अब देखो मुगल काल में चित्रकला की स्थिति, क्योंकि चित्रकला की स्थिति भी पूछी है। तो मुगल काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी? तो मुगल काल में हम चित्रकला की स्थिति अच्छी मानेंगे, क्योंकि ये जो कला का शासक हैं, इनकी कला में बेहद रुचि थी। तो देखिए, मुगल बादशाह प्रारंभ से ही कला प्रेमी रहे हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक इसमें लगातार एवं क्रमिक विकास हुआ दिखाई देता है। वैसे तो बाबर के काल के चित्र उपलब्ध नहीं है, मैंने पीछे ही आपको बताया, क्योंकि बाबर की चित्रकला में रुचि तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो बहुत कम था। और रुचि थी इस बात का पता इसलिए चलता है क्योंकि उसने पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट, और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं, ठीक है। और शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियां देखी व उनकी समीक्षा भी की थी। अब देखिए, ये बातें किसमें पता चल रही है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में इन कलाकारों का उल्लेख प्रशंसा के साथ किया है, जो आप बाबरनामा भी लिख सकते हो, तुझे के बाबरी या बाबरनामा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए, तुझ के बाबरी या फिर बाबरनामा लिख सकते हो। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में कौन से 2 आर्टिस्ट का, कलाकारों का उल्लेख किया है या प्रशंसा की है? तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं। मुगल काल में चित्रकला की जो स्थिति है उसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हो एक बार सुनने के बाद, कि मुगल बादशाह हैं, उनकी प्रारंभ से ही कला में रुचि थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक इस कला में लगातार विकास हुआ था, बहुत अच्छा विकास हुआ था, ठीक है। फिर बता दोगे कि औरंगजेब के समय, मैंने यहाँ नहीं डाला, आपको बता रही हूँ, आप बता सकते हो, मेरी कुछ कही हुई बातें भी याद रह जाए आपको। वो तो औरंगजेब के समय कुछ गिरावट आई थी, उसके बाद के जो शासक हैं वो तो मतलब मुगल शासन को ही ढंग से नहीं चला सके थे। वो तो शराब और कबाब में मस्त थे, उनको खुद का ही होश नहीं था, तो वो कला की क्या परवाह करेंगे। तो यहाँ औरंगजेब तक का ही हमें दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में बाबर की इसमें बात आ रही है, तो मैंने बता ही दिया, उनकी आत्मकथा में उन्होंने 2 कलाकारों की प्रशंसा की है, उल्लेख किया है, बेहजाद शाह मुजफ्फर का। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं। तो आप इस तरह से ये बता दोगे। फिर आगे और इसी में बात करते हैं। मुगल शैली प्रारंभ में पूर्णतः ईरानी कला थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ये पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में मुगल शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव था? ईरानी थी। ईरानी थी क्योंकि ये ईरान से ये आए थे, जिसे भारतीय संदर्भों में प्रस्तुत किया जा रहा था, ठीक है। भारत में आने के बाद विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इसकी जो स्टाइल है, जो टेक्निक है, वो पूरी की पूरी ईरानी थी। अकबर के समय यह शैली राजस्थानी, अभ्रंश एवं दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता प्राप्त करने लगी। अब देखिए, अकबर के समय
इस शैली में राजस्थानी शैली का प्रभाव था। अपभ्रंश जो टूटी फूटी शैली है उसका भी, और दक्षिण शैलियों का भी प्रभाव था। क्योंकि अकबर स्वयं एक, अकबर के बारे में तो लास्ट ईयर पूछ लिया है, फिर भी आप रीड जरूर कर लेना अकबर और जहांगीर को। ये नहीं है कि मैडम ने कहा तो आप छोड़ दोगे, लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं मेरे को इन दोनों में। तो अकबर तो क्या था, हिंदू मुस्लिम में समन्वयवादी शासक की छवि प्राप्त की थी उसने। तो अकबर की चित्रशाला में तो 100 से अधिक चित्रकार है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्र हैं, वो चित्रकार काम करते थे। तो जहाँ पर दोनों धर्मों के चित्रकार काम करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी शैलियों का प्रभाव मिश्रण हम देख सकते हैं। तो यहाँ अकबर के समय राजस्थानी अपभ्रंश और दक्षिण चित्र शैलियों के समन्वय से एक नई शैली है वो प्राप्त हो गई थी, ईरानी व राजस्थानी शैली। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में मैंने करवा रखा है। ईरानी व राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। पूछ लिया जाए कि मुगल शैली की जन्मदाता शैली कौन सी है, तो मुगल शैली की जन्मदाता शैली है ईरानी व राजस्थानी शैली, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जहांगीर के समय मुगल शैली पूरी तरह से भारतीय हो गई थी। यहाँ भी छोटा क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर के समय मुगल शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव था, पूरी तरह से भारतीय हो गई थी। परंतु आगे चलकर शाहजहां के समय ये यूरोपीय प्रभाव, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय यूरोपीय प्रभाव हो गया था इसके ऊपर, और ये जहांगीर के समय पूरी तरह से हिंदी थी। ईरानी और राजस्थानी शैलियों के मेल से जो शैली उत्पन्न हुई वो मुगल शैली कहती है। मुगल शैली की जन्मदाता शैलियाँ ये दोनों है। प्रमुख इतिहासकार रामकृष्ण दास ने एक कमेंटमेंट किया है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रमुख इतिहासकार रामकृष्ण दास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ और बाद में शाहजहां तक के मुगल शासकों के काल में उसका लगातार विकास होता रहा, जिसका चरमोत्कर्ष जहांगीर का शासनकाल माना जाता है, शासनकाल था। यानी सबसे ज्यादा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन पूछ लिया जाए कि मुगल शैली का सबसे ज्यादा विकास कौन से शासक के समय हुआ, तो वो जहांगीर के समय हुआ था, ठीक है, जहांगीर के समय हुआ था। परंतु शाहजहां के पश्चात औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ था। सत्तारूढ़ का मतलब सत्ता में आया था, शासक बना था। वह कट्टर शासक था जो चित्रकारी को धर्म के विरुद्ध मानता था, ठीक है। और इस बार तो देखो हमारे जो सिलेबस में ये भी दे रखा है कि ये नहीं कह सकते कि उसने सफ़ेदी पुतवा दी थी या ये कर दिया था वो कर दिया था। चित्रकारों को पीछे का जो ओल्ड सिलेबस है उसमें दे रखा है कि चित्रकार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए, भटकने लग गए, काम छोड़ दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया वैसा नहीं। औरंगजेब ने ये है इस बार कि औरंगजेब ने कला का विकास नहीं करवाया था, ठीक है। चित्रकार काम कर रहे थे लेकिन औरंगजेब है ना वो कोई रुचि नहीं ले रहा था। जब शासक रुचि नहीं लेगा तो वहाँ पर वो कला है वो डेवलप नहीं होगी। अगर वो डेवलप भी हुई है ना तो वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है, धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया था, इतना तो मैंने इसमें दे दिया है। लेकिन आप ऐसे बता दोगे कि उसने कोई रुचि नहीं दिखाई थी औरंगजेब ने, शाहजहां तक पिक पे थी, ये बहुत ज़्यादा चरम पे थी, ठीक है। तो ये मुगल शैली का मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। अगर बड़ा क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाए, वैसे तो 1.5 अंक का पूछेंगे तो वो 100 वर्डिंग 1.5 पेज में आप कर सकते हो, बस इतना सा कर दोगे, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलकालीन चित्रों के विषयों को स्पष्ट कीजिए। तो मुगलकालीन चित्रों के जो विषय है उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने मुगल काल में विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। मुगल शैली में सभी प्रकार के विषयों का चित्रण हुआ। इस काल में भारतीय, अभारतीय, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग, ग्रंथों के, युद्धों के, शिकार के, धार्मिक, सामाजिक, दरबारी दृश्य, सबका खूब चित्रण हुआ है। प्रकृति का भी चित्रण हुआ था, व्यक्ति चित्र भी बने थे, धार्मिक भी बने थे, सामाजिक भी बने थे, पौराणिक कथाएं भी चित्रित हुई थी, ऐतिहासिक प्रसंग है वो भी चित्रित हुए थे। तो आप ये चीज़ें रट के रखना, ठीक है। इन चीज़ों को आप 5-6 लाइन में लिख सकते हो, जैसे आपको लगे कि इतना तो याद है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है, तो वहाँ थोड़ा लिखने में थोड़ा सा प्रभाव डालोगे आप। अकबरकालीन चित्रकला के विषय, और इसी प्रकार से आप अदर के भी लिख सकते हो। मैंने एक अकबर के डाले हैं। अकबरकालीन चित्रों के निम्नलिखित विषय, अभारतीय कथाओं के चित्र बने थे। तो अभारतीयों में हमजानामा, भारतीय कथाओं में रामायण, महाभारत, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, ठीक है। अलग से ही पूछ लें कि भारतीय कथाएं कौन सी चित्रित हुई थी अकबर के समय, तो आप बता। ऐतिहासिक चित्र में अकबरनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा आ जाएंगे। अकबरनामा यानी अकबर का इतिहास है, तैमूरनामा तैमूर वंश का है, बाबरनामा में बाबर का इतिहास है, मतलब पूरी कहानी है। तो ये ऐतिहासिक में आते हैं। व्यक्ति चित्र में अकबर के समय के चित्र, अकबर के खुद के चित्र, राजकुमारों के, प्रतिष्ठित जो दरबारी होते थे, और व्यक्ति चित्र जिसको सबिये बोलते हैं। सबिये चित्र किसे कहते हैं, एक बार पूछा 6-7 साल पहले, 2015 में शायद पूछा था। सबिये चित्र व्यक्ति चित्रों को कहते हैं।
ठीक है। ऐसे ही आप अदर जो शासक हैं उनकी भी डाल सकते हो विशेषताएं। सांझा के काल में मुगल चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ और इस काल की विशेषता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, क्योंकि इसी प्रकार का जहांगीर और अकबर का पूछ लिया है। तो आई होप हुमायूं, सांझा और बाबर का तो जो स्टार्टिंग हुई थी बाबर से हुई थी, जो मैंने बताया है पीछे आपको। ठीक है। सांझा की रुचि चित्रकला की अपेक्षा, यहाँ ध्यान देना, स्थापत्य कला में अधिक थी। यहाँ पूछ लिया जाए कि चित्रकला की अपेक्षा सांझा की कौन सी कला में रुचि स्थापत्य कला में ज्यादा थी। इसका एक एग्जाम्पल भी है ताजमहल, आप जानते हो सभी। फिर भी सांझा ने चित्रकला और चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया था, चित्रकारों का सम्मान किया था। ठीक है। सांझा के काल की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई थी, यानी दरबार की जो व्यवस्थाएं वो ज़्यादा दिखाई गई थी। अदब, कायदा, कानून ये ज़्यादा दिखाया गया था, अदब से चित्र दिखाए गए थे। सांझाकालीन चित्रकला में तत्कालीन उच्च स्तरीय तकनीक है ना, तकनीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हुई है, हो जाता है जल्दी में, बहुत ज़्यादा 2 दिन बचा है, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में है। तकनीक उच्च स्तरीय थी, यानी चित्र बनाने की जो टेक्निक है वो हाई टेक्निक थी। उस समय की कला में भावों के स्थान पर प्रबंधन को अधिक महत्व दिया गया, यानी जो मैनेजमेंट है चित्रों का उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया भावों की बजाय। बाकी जो आर्टिस्ट हैं, जो शासक हैं, उनके समय भाव प्रधान चित्र बने हैं, इनके समय भावों को कम प्रधानता दी गई है, प्रबंधन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सांझाकालीन कला में यूरोपीय प्रभाव अधिक है, याद रखना। कौन से शासक के समय यूरोपीय, सांझा। कौन से शासक के समय कला पूरी तरह से भारतीय हो गई थी, जहांगीर। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखोगे, वह कौन सा शासक है जिसके समय छाया प्रकाश को अधिक महत्व दिया गया, सांझा। ये चीजें ध्यान रखना, ये अगर पूरा प्रश्न है तो वो भी, छोटा प्रश्न है तो भी आपको बहुत काम में आने वाली है। अब देखिए सांझाकालीन चित्रकला की विशेषताएं हैं। अब बच्चों विशेषताओं के मैंने वर्णन नहीं किए हैं, विशेषताओं को मैंने सीधे ही, वैसे मैं मुख्य जबानी बता दूंगी आपको, वैसे विशेषताओं को मैंने ऐसे नहीं एक्सप्लेन नहीं किया है। पॉइंट है ना, वो जरूर रटने हैं आपको, पॉइंट रट के रखने हैं आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे पॉइंटों को। मैं बता दूंगी कि इसमें आप लिखोगे क्या। पॉइंट पहला देखिए, सांझाकालीन चित्रकला की विशेषताओं, मुगल चित्रशैली को रूढ़िबद्ध ढंग से प्रयोग किया गया। रूढ़िबद्ध ढंग से प्रयोग करने का मतलब क्या है कि सांझा के समय में जो चित्र विकसित हुए थे या जो चित्र शैली का विकास हुआ था वो रूढ़िबद्ध ढंग से प्रयोग हुआ था उसका, यानी दरबारी दृश्यों में दरबारियों को ऐसे जकड़े हुए, एकदम से अदब से, कायदे से खड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इस समय के चित्रों में नियमों की जकड़ ज़्यादा दिखाई गई है। जैसे नियम होते हैं, जैसे राजा के सामने दरबारी वगैरह डिसिप्लिन में एकदम सीधे खड़े होते हैं, इसी तरह से इसमें दिखाया गया है। और ये बात हमने पीछे कर भी ली है कि इनकी जो कला है यहाँ पर, और ये जो दरबारी कला है उसको ज़्यादा, दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई कला है, मतलब दरबार में, राजा के दरबार में जैसी व्यवस्था होती है वैसी की वैसी व्यवस्था चित्रकारों ने दिखाई है, तो वो रूढ़िबद्ध कला हम कह सकते हैं। शारीरिक गठन में वो आ जाएगा कि सांझा के समय जो मानव आकृतियां बनी है उनका जो शारीरिक गठन है, मतलब उनकी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उनका जो रेखांकन है वो बेजान और स्थिर होता हुआ दिखाई देता है। यानी हाथ पैर, शारीरिक भाव हैं वो एकदम से कठोरता सी आ गई, उसमें जकड़न सी आ गई, एकदम सीधे से खड़े हैं, जकड़े हुए से खड़े हैं। ठीक है। वेशभूषा चित्रण, तो इसमें पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पायजामा, लंबे बेल बुट्टेदार दुपट्टे बनाए गए हैं, और स्त्री वेशभूषा में वही पारदर्शी वस्त्र, सिकुड़ा हुआ पायजामा, इस तरह से बेल बुट्टेदार आलेखनों से। इसमें बेल बुट्टेदार आलेखन क्या होते हैं, जो भी इनकी ओढ़नी वगैरह हैं, जो भी इनके कपड़े हैं उनके ऊपर आलेखन का मतलब फूल, पत्तियां, बेल बूटे इस तरह से उकेरना। ठीक है। तो ये वेशभूषा में आ जाएगा। हाशिए मैंने बताया बॉर्डर जिसको बोल सकते हैं, चित्र के चारों ओर एक पट्टी नुमा पट्टी होती है, उसमें या तो कुछ ये लोग उस समय कुछ भी, अब जो भी लिपि प्रचलित भाषा थी उसमें कुछ लिख देते थे, या फिर फूल पत्तियां बना देते थे, अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग, तो वो हाशिए हो गए हैं। तो सांझा के समय जो हाशिए हैं वो चौड़े बनने लगे थे, ये ध्यान रखोगे, चौड़े बनने लगे थे। और हाशियों में बादलों से निकलते देवदूत या पंखदार आकृतियां, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी। चित्र के चारों तरफ एक बाउंड्री होती थी। तो सांझा के समय जो हाशिए बने हैं ना वो चौड़े बने हैं, मतलब ज्यादा जगह रखी गई थी। और ये बीच की जो जगह, यहाँ पे तो मुख्य आकृतियां चित्र ये हाशिए हैं, तो इनमें क्या है, बादलों से निकलते देवदूत और इस तरह की आकृतियां चित्रित है। ठीक है। तो वो हाशिए हो गए। छाया प्रकाश का प्रयोग मैंने बताया कि सांझा के समय छाया प्रकाश का प्रयोग होने लगा था। अब छाया प्रकाश का प्रयोग सबसे ज्यादा किसके समय हुआ है, तो सांझा के समय। छोटा क्वेश्चन भी बनता है। छाया प्रकाश जैसे आपने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल में जैसे हमने मॉडल वगैरह बनाए हैं, 3 चीजें एक पास
हमने रखी है, तो एक चीज़ की दूसरी चीज़ पे जो परछाई पड़ रही है तो हम उसको परछाई को गहरे रंग से दिखाएंगे, उस पर कहीं से प्रकाश आ रहा है तो वहाँ हम उसी रंग को थोड़ा हल्का लगा देंगे, लाइटिंग दिखाएंगे, प्रकाश दिखाएंगे। तो वो वाला जो छाया प्रकाश है वो क्या था, सांझा के समय यूज होना शुरू हुआ था। ठीक है, यूरोपीय प्रभाव, तो ये बता ही दोगे, इसके आगे ये लिखना है कि सांझाकालीन चित्रों में यूरोपीय प्रभाव है वो दिखाई देता है। ठीक है, व्यक्ति चित्र, तो जो सभी चित्र बने थे सांझा के शासनकाल में, वो इसमें लिख दोगे कि अनेक व्यक्ति चित्र बनाए गए थे इस काल में, पूर्वजों के, सम्मानित व्यक्तियों के, सम्मानित दरबारियों के, जो लोक गायक होते थे उनके चित्र बने थे। और इस समय जो चित्रकार है ना वो व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल थे। ठीक है, तो ये हो गया सांझा के समय की कला की विशेषताएं। पॉइंट है ना, ये रट के रखना। ठीक है, ये छाया प्रकाश है और यूरोपीय, ये सांझा आप अकबर छाया प्रकाश और यूरोपीय, ये दो आप अकबर है, जहांगीर है, हुमायूं है, उनमें नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सांझा के समय की कला की ही विशेषता, ये यूनिक पॉइंट है, इनकी ही विशेषता। इनके व्यक्ति चित्र, हाशिए, वेशभूषा चित्रण, शारीरिक गठन, प्रकृति चित्रण, ये आप किसी भी शासक के समय में लगा सकते हो। कुछ 5-6 पॉइंट है जिनको आप मुख्य जुबानी रट के रखो, किसी भी शासक की कला के बारे में पूछ ले, वो 5-6 पॉइंट, जैसे पुरुष आकृति, स्त्री आकृति, या पुरुष वेशभूषा, स्त्री वेशभूषा, 2 पॉइंट बन गए। प्रकृति चित्रण 3 बन गया, शारीरिक गठन 4 बन गया, हाशिए 5वां पॉइंट बन गया, व्यक्ति चित्र 6ठा पॉइंट बन गया। तो आप इस तरह से रंगों का प्रयोग, अलग अलग प्रकार के चमकीले अच्छे रंगों का प्रयोग किया गया, ऐसे करके 8-9 पॉइंट आप किसी भी शासक की कला की विशेषताएं पूछे, विशेषताओं में सेम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे ये 2 छाया प्रकाश का प्रयोग सिर्फ सांझा में ही कर सकते हैं हम, और यूरोपीय प्रभाव सिर्फ सांझा में। अगर जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताएं आ जाए तो और शारीरिक गठन, वेशभूषा चित्रण, हाशिए, व्यक्ति चित्र, प्रकृति चित्रण, स्त्री वेशभूषा, पुरुष वेशभूषा, और पूरी तरह से भारतीय कला का प्रभाव, 1 पॉइंट ये डालेंगे क्योंकि जहांगीर के समय पूरी तरह से कला पर भारतीय प्रभाव था। तो इस तरह से इसमें थोड़ा आपको याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, आपकी मुगल चित्रशैली चैप्टर में ये 5 पेंटिंग है, तो इसमें से मैं ये नहीं कहती कि 1 रट लो या 2 रट लो। हाँ, टिप्पणी पूछने के पूरे चांस है किसी 2 पे। जैसे पूछ लिया जाए कि मुगल कालीन पेंटिंग पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज और दारा सिकोहे की बारात पर टिप्पणी कीजिए, तो ये एक क्वेश्चन दे देंगे 1.5 का, या किसी में से इधर से दे देंगे। तो 5 जो पेंटिंग्स हैं आपके टीचर ने जिस हिसाब से आपको नोट्स में करवाई हैं, 5 रीड कर लेना बच्चों। ठीक है, पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज किसने बनाया था, दारा सिकोहे की बारात किसने बनाया, जेबरा किसने बनाया, नोआ की नाव किसने बनाया, कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत या कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए किसने बनाया, आर्टिस्ट के नाम, अगर किसी की डेट दे रखी है डेट के नाम, और इनकी जो थ्योरी है वो पक्की याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपकी जो बुक में दे रखी है मुगल चित्रकला की प्रक्रिया दे रखी है बच्चों, 4-5 लाइनें जरूर रीड करना। ठीक है, पूछ लिया जाए कि मुगल चित्रकला की प्रक्रिया समझाइए, यानी किस प्रक्रिया से चित्र बनते थे, तो ये मैंने दे रखा है, या आप पढ़ोगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि प्रक्रिया पूछ लें, मुगल चित्रकला की रंग तकनीक और प्रक्रिया साथ में पूछ ले, तो नीचे ये देखिए रंग और तकनीक दे रखी है, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे, किस टेक्निक से चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ भी आपको पढ़नी है, आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को कम से कम 3 वीडियोज़ आज और कल का जो टाइम है उसमें और डालने हैं, तो और काम करना है मेरे को आपके लिए। ये देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए आपकी बुक में दे रखा है, जो चैप्टर है उसके पीछे दे रखा है, मुगल दरबार में कलाकारों की एक व्यापक सूची बनाइए। ठीक है, प्रत्येक जो कलाकार हैं उनके मतलब प्रत्येक कलाकार के एक चित्र को 100 शब्दों में समझाना है। जैसे सबसे पहले अब्दुल समद और मीर सैयद अली की बात करते हैं, मैं समझा दूं आपको, आप देख लेना। सबसे पहले हम इन 2 आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या काम किया था, हमजानामा प्रोजेक्ट तैयार किया था, तो ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ, आपको आराम से करवा चुकी हूँ। 1400 लघु चित्र हैं, 15 वर्ष का समय लगा था, इन दोनों आर्टिस्ट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। ठीक है, 14 संस्करण है इसके, 14 संस्करण में 1400 लघु चित्र हैं, 14 संस्करण हैं, ध्यान में रखना, मैंने पीछे नहीं डाला है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो पेंटिंग है, इसके जो फोलियो हैं, पेज हैं, उनका जो आकार है वो भी दे रखा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान कर लेना इसमें। तो ये हो गई अब्दुल समद की और मीर सैयद अली जुदाई की। अब देखिए दसवंत नाम का आर्टिस्ट है, उन्होंने
रमजानामा इंपॉर्टेंट लग रही है, टिप्पणी पूछ लेंगे बच्चों, हमजानामा या रमजानामा इस तरह से दे देंगे। रजमनामा, रजमनामा क्या है? हिंदू महाकाव्य महाभारत को का फारसी अनुवाद करने के बाद और फिर अकबर ने इसका रजमनामा नाम रखवाया। आपको पता ही है कि अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जिसने हिंदू महाकाव्यों को भी चित्रित करवाने में रुचि ली थी। हिंदू महाकाव्यों को में अकबर की काफी रुचि थी, तो महाभारत का इसने फारसी में अनुवाद करवा दिया था। फारसी में अनुवाद करवा के रजमनामा नाम दे दिया। रजमनामा यानी युद्ध की कहानी। रजम का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है कथा या महाकाव्य, तो युद्ध की कहानी। तो ये आप पढ़ लेना। मुगल सम्राट अकबर के आदेश से महाकाव्य, हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। ठीक है, फारसी में रजम का अर्थ युद्ध है और नामा का अर्थ कहानी, कथा या महाकाव्य है, और रजमनामा का पूरा अर्थ हो जाता है युद्ध की कहानी। और महाभारत क्या है पता ही है आपको, युद्ध की कहानी है। अकबर की चित्रशाला में कार्य करने वाले दसवंत नाम के कलाकार ने, यहाँ छोटा क्वेश्चन बन रहा है बच्चों इंपॉर्टेंट, रजमनामा ग्रंथ का चित्रण किया था। बड़े ही सुंदर ढंग से कलात्मक शैली में इसको बनाया गया है। ठीक है, हो गया ये। अब हम बात करते हैं एक विचित्र नाम, या विचित्र भी है इनका नाम, एक ही बात है, विचित्र लिख सकते हो। विचित्र नाम का एक आर्टिस्ट है, और उसने, हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें पढ़ा भी था कि जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है। अब देखिए बच्चों, छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, चित्र नामक पेंटिंग किसने बनाई? तो विचित्र ने बनाई थी। तो इसका वर्णन करें। विचित्र द्वारा 1625 में, डेट दे रखी है यहाँ पे भी छोटा। इन क्वेश्चंस को आप इतने ध्यान से पढ़ोगे कि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन क्लियर करवा रही हूँ मैं। तो जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, यह विचित्र ने बनाया था, 1625 में बनाया था। ठीक है, और वह स्वयं भी इस चित्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। विचित्र सम्राट को ये चित्र भेंट कर रहा है। ये चित्र ये कहानी बता रहा है। चित्र को फारसी सुलेख के ऊपर और नीचे सजाया गया है। चित्र के जो ऊपर और नीचे की बाउंड्री है वहाँ फारसी सुलेख से कुछ लिखा गया है, मतलब ये है सुलेख के अनुसार इस संसार के सभी शाह जहांगीर के सामने खड़े। उस लेख में क्या लिखा गया है? उस लेख में ये लिखा गया है कि संसार के सभी शाह जहांगीर के सामने खड़े हो सकते हैं, यानी सबसे रिस्पेक्टेबल बताया गया जहांगीर को, क्योंकि वह दरवेशों को सम्मान देता था, कि आए हुए मेहमानों को इज्जत देता था। चित्र में तुर्क सुल्तान और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम भी हैं। चित्र में जहांगीर चिश्ती धर्मस्थल के शेख हुसैन की को एक पुस्तक दे रहा है। ये वर्णन मैंने मेरे बच्चों स्टूडेंट्स को करवा रखा है, आपको भी करवा रखा होगा। अगर नहीं करवा रखा, विचित्र की पेंटिंग है ये, जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा, 1625 में बनी थी। इसका आप वर्णन याद कर लेना। फिर बात करते हैं अबुल हसन, जहांगीर का सपना। और अबुल हसन है वो जहांगीर का सबसे प्रिय आर्टिस्ट था। ये पूछ लिया जाए कि जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार कौन सा था, तो अबुल हसन था बच्चों। और जहांगीर का सपना पेंटिंग किसने बनाई? अबुल हसन ने बनाई। अब देखिए इसमें एक क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, कि जहांगीर का ये सपना था कि जो एक शासक था, शाह अब्बास नाम का एक सफाविद शासक था, तो उसको अपने कदमों में झुकाने की उनकी मनसा थी, और वो झुका नहीं था, उसने हार नहीं मानी थी। और रियल में अगर देखा जाए तो ये दोनों शासक कभी नहीं मिले थे, लेकिन जहांगीर को खुश करने के लिए अबुल हसन ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसको टाइटल दिया जहांगीर का सपना, यानी जहांगीर का सपना पूरा हो गया। उसने किया क्या है, मैं आपको मेरी लैंग्वेज में बता दूं, आपको बिल्कुल याद रहेगा, इसमें आप मत उलझना, क्योंकि मैंने जो बुक की लैंग्वेज है उसको और बहुत ज़्यादा इजी वे में मैं नोट्स में करवाती हूँ। तो इसमें दिखाया ये गया है कि एक जहांगीर अबुल हसन ने ग्लोब बनाया। ग्लोब बनाने का उनका मतलब है कि पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व है। ग्लोब के ऊपर उसने एक शेर बनाया है और एक बनाया है भेड़ बनाई है। ठीक है, और शेर के ऊपर किसको बैठा दिया? जहांगीर को बना दिया। और भेड़ के ऊपर किसको बना दिया? फारसी शासक को बना दिया। सफाविद शासक जो था शाह अब्बास, उसको बना दिया। यानी वो क्या दिखाना चाहता है शेर पे खड़ा करके, कि शेर है ना, शेर पे खड़ा है इसलिए, और ग्लोब पे खड़ा है इसलिए विश्व विजेता बन गया है जहांगीर। उसने कपड़ों में भी जो पोशाक पहनाई है शाही, उसमें भी डिफरेंट रखा है। जहांगीर की पोशाक है वो बहुत अच्छी बनाई है, बहुत महंगी बनाई है, एक विश्व विजेता सम्राट जैसी पोशाक बनाई है। और विनम्रता से झुकते हुए किसको बनाया? शाह अब्बास को। यानी शाह अब्बास ने हार मान ली है इस पेंटिंग में, और वो क्या कर रहा है, हार मान के और जहांगीर को गले मिल रहा है, और ग्लोब पे दिखाया है, शेर पे दिखाया है, यानी अबुल हसन ने जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में दिखाया है। ऐसा आप लिख के आओगे जैसा मैंने बताया है। ठीक है, तो जहांगीर का सपना पेंटिंग किसने बनाई? अबुल हसन ने। अब मिस्किन की बात कर लेते हैं बच्चों। मिस्किन ने, आपको पता ही है, गोवर्धनधारी कृष्ण या गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण, तो माउंटेन लिफ्टिंग कृष्णा,
तो ये मिस्किन ने बनाया था। इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन। गोवर्धनधारी कृष्ण पर्वत किसने बनाया? मिस्किन ने बनाया था। तो इसमें आप बता दोगे कि जब इंद्र भगवान ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी ना, तो क्या किया था? इंद्र द्वारा भेजी गई जो मूसलाधार बारिश है उससे लोगों को बचाने के लिए, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, पता ही है। और इस गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक छाते की तरह इस्तेमाल किया था, और उसके नीचे सभी जो प्राणी हैं, महिला, पुरुष, बालक, गाय, भैंस, बकरियां, और इन सभी ने अपनी जान बचाई थी, अपने प्राण बचाए थे। तो इस तरह से आप लिख दोगे। बसावन, बसावन का काम हमने पीछे पढ़ा है, रजमनामा, ठीक है, और अकबरनामा दोनों है, ठीक है। बसावन अकबर के दरबार का यहाँ देखिए श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार बसावन था, ठीक है। उनकी गिनती 16वीं शताब्दी के बसावन पृष्ठभूमि 16वीं शताब्दी के अच्छे कलाकारों में की जाती है। उन्होंने लगभग 100 चित्र बनाए थे। उनके चित्र रजमनामा, अकबरनामा ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। बसावन क्या एक देखिए मैंने छोटे क्वेश्चन में डाला भी है ये। बसावन की एक विशेषता थी बच्चों, बसावन है ना वो पृष्ठभूमि बनाने में, मुख्य आकृति बनाने में और रंगों का मिश्रण तैयार करने में माहिर था। ये देखिए ऐसे पूछ लिया जाए कि वह मुगल आर्टिस्ट जो पृष्ठभूमि बनाने में, मुखाकृति की विशेषताओं को या मुखाकृति बनाने में, रंगों का मिश्रण तैयार करने में माहिर था, तो वो बसावन था। और मेडोना चाइल्ड की एक पेंटिंग भी बनाई है, वो भी बसावन ने बनाई है, ठीक है। मैंने एक चैनल पे आज ही एक देखा था ड्राइंग का वीडियो, किसी टीचर ने डाल रखा था। मैं ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं करते, सब डालते हैं अपने चैनल पे, तो सब अपने चैनल पे बच्चों के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन ही डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने मेडोना एंड चाइल्ड कृति का पता नहीं अटपटा सा ही एक आर्टिस्ट का नाम बताया था, जबकि बसावन ने बनाई थी वो पेंटिंग। आप ध्यान में रखना, ऐसे भ्रमित मत होना। कोई बात नहीं, मिस्टेक से हो गया होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो सर हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सभी अपनी अच्छी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए उस्ताद मंसूर अली। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि मुगल कालीन वह चित्रकार जो पक्षी चित्रण में विश्व प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं उस्ताद मंसूर अली। और इन्होंने बनाया है पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, ठीक है। तो इसको भी आप चित्रित कर लोगे, ठीक है। अब देखिए देखो बच्चों कि ये जो बाज वाली पेंटिंग है इसका वर्णन 2 प्रकार से दे रखा है, लेकिन आपको जो आपकी बुक में दे रखा वही कि इस बाज की आकृति वास्तविक बनाई है, आंखों में तीक्ष्णता, क्रूरता का भाव दिखाया है, बाज के पंख व पैर में सफ़ेद व भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से वर्णन देख लोगे आप। फिर 2 आर्टिस्ट और बसते हैं, देखिए मनोहर, जहांगीर दरबार में जहांगीरनामा, ठीक है। जहांगीर दरबार में चित्र किसने बनाया? जहांगीरनामा में मनोहर ने बनाया था, ठीक है। जहांगीर दरबार में मनोहर द्वारा 1620 में अबुल हसन के साथ संयुक्त रूप से, ये अबुल हसन और मनोहर दोनों की का मिला जुला प्रोजेक्ट है जहांगीर दरबार में, ठीक है। 1620 में डेट दे रखी है बच्चों, ध्यान करना, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लोगे, ठीक है, इसमें क्या बनाया गया है, जहांगीर दरबार में क्या चित्रित किया गया है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसका वर्णन जरूर याद करना। दारा सिकोया की बारात चित्र किसने बनाया? हाजी मदानी ने बनाया था। टेम्परा पत्ती में बना हुआ है बच्चों। टेम्परा पत्ती क्या होती है? टेम्परा पत्ती में रंगों को गाढ़ा करके पेंटिंग पे लगाया जाता है, वो होती है टेम्परा पत्ती। टेम्परा पत्ती होती है वो पद्धति होती है, वो मैंने बताई आपको, पानी में डुबो के निकालते हैं पेंटिंग्स को, सारी प्रोसेसिंग बताई है मैंने एक वीडियो में। इस चित्र की रचना टेम्परा पत्ती में की गई। दारा सिकोया की बारात का है बच्चों इसमें, तो आप बारात का दृश्य है तो क्या सीन है वो आप चित्रित कर दोगे। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है वो भी कर देगा, बस इतना याद जरूरी होना चाहिए कि यह चित्र, यह मुगल पेंटिंग हाजी मदानी के द्वारा बनाई गई है, यह पेंटिंग टेम्परा पत्ती में बनाई गई है। ये 2 लाइनें एग्जामिनर पढ़ेगा तो सोचेगा हाँ बच्चे ने याद किया है। फिर आगे लिख दोगे कि इसमें दारा सिकोया को दूल्हे के रूप में, दूल्हे के वेश में घोड़ी पे बैठे हुए दिखाया गया है, ठीक है। और मोतियों का सेहरा बांध रखा है। दारा सिकोया के पीछे सांझा जो कि उनके पिता हैं, घोड़े पर सवार, उनको भी, क्योंकि जो दूल्हे का पिता है उसको भी विशेष दिखाते हैं। चित्र में नारी सदस्यों को हाथियों पर सवार चित्रित किया गया है। और आप ये भी दिखा दोगे कि पटाखे छूट रहे हैं, मिसालें छूट रही है, रोशनी बिखर रही है, बैंड बाजा वाले भी दिखाए गए हैं। मतलब एक पूरा बारात का सीन आप लिख दोगे आराम से। बस 2-3 बातें इसके बारे में जानकारी, एक तो हाजी मदानी का पता होना चाहिए कि इसका आर्टिस्ट कौन है, हाजी मदानी है, और ये टेम्परा पत्ती में बना गया। क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दारा सिकोया की बारात चित्र किस पद्धति में बना है, फिर से सुनना, तो ये टेम्परा पद्धति में बना हुआ है। अब देखिए बच्चों हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा सा समय दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें क्लियर करवाई है। इसके अलावा जो भी आपके पास मटेरियल हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, वो भी पढ़िए।
मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मेरा पढ़ने के बाद किसी और का मत पढ़िए, बस ठीक है एक बार मेरा ज़रूर पढ़िए मन लगा के, ठीक है, और स्किप किए बिना पढ़िए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है, तो आप मेरे एज ए छोटे भाई बहन जैसे हो, तो मेरे को भी सपोर्ट कर सकते हो आप, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और बच्चों आपके तो एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आप तो देखो आगे अपने कैरियर में लग जाओगे, और बेस्ट ऑफ लक आगे के कैरियर के लिए। अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपके जो छोटे जूनियर हैं, जो मेरे लिए न्यू बैच आ रहा है आगे 12th का, तो उनमें आप शेयर करोगे, जो भी ड्राइंग के बच्चे हैं उनको तो आप ज़रूर ही शेयर करोगे। और एक बार ध्यान से इन सारे बहुत सारे छोटे क्वेश्चन इसमें मैंने क्लियर कराए हैं बच्चों। बहुत ही मैंने थोड़ा जल्दी भी किया है, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका समय बहुत ज़्यादा लगे, 40 मिनट का हो गया देखो लगभग। और मेरी ये रहती है कि मैं और अच्छे से, टाइम नहीं है अभी तो, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है, छोटे क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप ध्यान से इसको बिना स्किप किए देख लेना। चलो कोई ना, अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चनों का आप फ़ायदा ज़रूर उठाना, इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना, आपका पेपर अच्छा हो जाए, बस ये मेरी तमन्ना है, आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और बहुत ईजी पेपर आएगा, बहुत अच्छा होगा। आप मेरे को उस दिन ज़रूर कमेंट करना कि मैम बहुत अच्छा पेपर था, हमारे अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, धन्यवाद। और 2-3 वीडियो मैं और डालने वाली हूँ, तो उनके लिए भी तैयार रहना, ठीक है।